हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एमके लीगल शिक्षा द वे ऑफ लर्निंग। डियर फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे इंडियन पिनल कोड की। आज के टॉपिक के साथ आगे चलें उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन पिनल कोड 1860 यानी कि भारतीय दंड संहिता के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय के बारे में, एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर के बारे में, जो कि बात करता है जनरल एक्सप्लेनेशंस की यानी कि डेफिनेशंस की। आपके प्री एग्जाम्स के बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। तो चैप्टर 2 जो है इंडियन पिनल कोड का, ये बात करता है जनरल एक्सप्लेनेशंस यानी कि इसमें बहुत सारी डेफिनेशंस दे रखी हैं। ये डेफिनेशंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और वैसे भी जब आप आईपीसी पढ़ते हैं, अगर आपको जनरल एक्सप्लेनेशन चैप्टर 2 और जनरल एक्सेप्शन चैप्टर 4 ये दो चीज़ें अगर क्लियर हो जाती हैं तो आईपीसी आपको बहुत हद तक क्लियर हो जाती है। प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी स्केलेटन ऑफ द आईपीसी यानी कि आईपीसी जैसे 23 चैप्टर्स में डिवाइड है, कैसे 511 सेक्शंस को डिवाइड किया गया है। वो अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ऊपर आपको आपके राइट कॉर्नर में दिख भी रहा होगा, वहां से भी आप उसको एसेस कर सकते हैं। देखिए, सेक्शन 6 से लेकर के सेक्शन 52A ये बात करता है जनरल एक्सप्लेनेशंस की, यानी कि जो डेफिनेशंस, जो वर्ड्स यूज किए गए हैं वो क्या डिनोट्स करते हैं, उनकी क्या डेफिनेशंस है, ये हम आज के वीडियो में देखेंगे। डेफिनेशंस ज़्यादा है तो इसको हम पार्ट बाय पार्ट देखेंगे। देखिए, सबसे पहले आता है सेक्शन 6। सेक्शन 6 आपका कहता है कि डेफिनेशन इन द कोड टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू द एक्सेप्शंस। इसका कहने का अर्थ ये है कि जिन भी डेफिनेशंस को, महत्वपूर्ण परिभाषाओं को हम समझेंगे अध्याय 2 में, वो सभी जो एक्सेप्शंस दिए गए हैं, अपवाद दिए गए हैं अध्याय 4 में, चैप्टर 4 में, उनसे रिलेटेड होंगे। यहाँ आपको याद क्या करना है कि डेफिनेशन ऑफ एन ऑफेंस, जितनी भी डेफिनेशन है, एवरी पीनल प्रोविजन, जितने पीनल प्रोविजन दिए गए हैं, एंड एवरी इलस्ट्रेशन ऑफ एवरी सच डेफिनेशन। आपको तीन चीजें याद करनी है। देखिए इसमें कि पूरे कोड में डेफिनेशन ऑफ एन ऑफेंस, जितने पीनल प्रोविजंस हैं वो सारे, और एवरी इलस्ट्रेशंस, ये तीन चीजें जो हैं इन्हीं से मिलकर आईपीसी बना है। तो ये तीनों चारों चीजें जो रहेंगी आपकी, ये जो है सब्जेक्टेड टू दी चैप्टर 4 जो जनरल एक्सेप्शन है उसके सब्जेक्टेड रहेंगी। भाई, एक्सेप्शंस को हर जगह नहीं बताया जाएगा। इन सब को पढ़ते हुए आपको एक्सेप्शंस को ध्यान में रखना है। ये कह रहा है कि जो एक्सेप्शंस हैं, दीज आर नॉट रिपीटेड इन सच डेफिनेशंस। बाकी जगह रिपीट नहीं किया जाएगा कहीं पे भी, ना डेफिनेशंस में, ना ही पिनल प्रोविजंस में, और ना ही इलस्ट्रेशन में। यानी कि किसी चीज़ को बार बार रिपीट नहीं करना है। वो चैप्टर 4 में एक बार दे दी गई हैं और बाकी सब है वो वहीं पे रहेगा। ये सेक्शन 6 कह रहा है आपका। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए फ्रेंड, जो भी बेयर एक्ट में इलस्ट्रेशन दे रखे हैं उनको आप जरूर पढ़ें। बहुत सारे क्वेश्चन अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स आपने देखे होंगे, अभी एमपी का एग्जाम आने जा रहा है, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उनसे कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो इनको नोट करते चलें, अपने नोट्स में इनको बना लिखें। देखिए, पहला इलस्ट्रेशन जो दिया गया है आईपीसी के बेयर एक्ट में, वो कहता है कि द सेक्शन इन दिस कोड विच कंटेन्स डेफिनेशन ऑफ ऑफेंस डू नॉट एक्सप्रेस दैट अ चाइल्ड अंडर 7 ईयर ऑफ एज कैन नॉट कमिट सच ऑफेंस। मैं इसका आपको, देखिए जिस्ट अगर आप समझना चाहेंगे तो ये क्या कह रहा है, जो किसी भी ऑफेंस की डेफिनेशन है, मान लीजिए थेफ्ट है, मर्डर है, कल्पेबल होमिसाइड है, किसी भी ऑफेंस की हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, तो ये चीज़ वो एक्सप्रेस नहीं करेगी वहाँ पे कि भी जो चाइल्ड है अंडर 7 ईयर ऑफ एज, वो ऐसा ऑफेंस नहीं कर सकता। देखिए, सेक्शन जो आप पढ़ते हैं यहाँ पे, सेक्शन 82 कहता है कि जो 7 साल से कम आयु का जो बच्चा है, 7 ईयर से नीचे जो चाइल्ड है, उसके द्वारा किया गया कोई भी अपराध अपराध नहीं माना जाता, ऑफेंस नहीं माना जाता। ये बात हर एक ऑफेंस की डेफिनेशन में नहीं कही जाएगी। ठीक है, एक बार ये आपको 82 में बता दिया गया है, तो ये सेल्फ अंडरस्टूड है। नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे कह रहा है कि अ पुलिस अफसर विदाउट वारंट, बिना वारंट के अपर हैंड जेड को अरेस्ट कर लेता है जिसने कि मर्डर किया है। तो जो ए है ये किस चीज़ के लिए गिल्टी नहीं है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के लिए नहीं है। जब आप सेक्शन 339 और 340 पढ़ते हैं तो आप रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट पढ़ते हैं। रिस्ट्रेंट होता है किसी को एक डायरेक्शन में न जाने देना, और कन्फाइनमेंट होता है किसी भी डायरेक्शन में न जाने देना, एक पर्टिकुलर क्लोज उसमें उसको बंदी बना के रखना। तो यहाँ पे ए ने उसको जेड को जो अरेस्ट किया है तो उसने रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट नहीं किया है, और वो बाउंड है बाय लॉ टू अपर हैंड जेड
एंड देयरफॉर द केस फॉल विद इन जनरल एक्सेप्शन। जब आप सेक्शन 77 पढ़ते हैं यहाँ पे, तो 77 बात करता है आपका कि जो बाउंड बाय लॉ है और वो ऐसा कोई काम करता है तो उसे अपराध की परिभाषा में नहीं लिया जाएगा। तो होप आपको धारा 6 अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि सेक्शन 6 क्या कहना चाहता है। देखिए अभी आईपीसी का सेक्शन 7 क्या कहता है, सेंस ऑफ एक्सप्रेशन वन एक्सप्लेन, यानी कि किसी भी बात के द्वारा जो एक्सप्रेस कर दिया गया है, यानी किसी सेंटेंस का, किसी वर्ड का जो सेंस ऑफ एक्सप्रेशन चैप्टर 1 से लेकर 23 तक सेम रहेगा, वो पूरे कोड में किसी भी पार्ट में उसका सेंस ऑफ एक्सप्रेशन चेंज नहीं होगा। ये आपको क्लियर हो गया होगा। सेक्शन 8 बात करेगा जेंडर की। जेंडर को हम भली भांति जानते हैं कि जेंडर मतलब भाई आइदर ही और सी। जेंडर भरते हैं तो मेल और फीमेल डाला जाता है ना वहाँ पे, ये वही जेंडर की बात कर रहा है यहाँ पे। तो देखिए द प्रोनाउन ही एंड इट्स डेरिवेटिव आर यूज्ड ऑफ एनी पर्सन वेदर मेल और फीमेल। ये जो आईपीसी है इसमें केस आया था गिरधी गोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, AR 158, ये MB 147 है। अभी ये MB क्या, इससे कंफ्यूज नहीं होनी, पहले इसको मध्य भारत बोला जाता था। जो हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश था वो पहले इसको मध्य भारत बोलते थे, इसलिए MB यूज किया गया है यहाँ पे। ये 147 पेज पे है। तो ये देखिए इसने क्या कहा कि जो सेक्शन 354 है, 354 क्या है, यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स अगेंस्ट एनी वुमेन। तो जो यहाँ ही वर्ड यूज हुआ है, ये ही जो है ये मैन और वीमेन दोनों को दिखाता है, यानी कि ही इज इक्वल टू सी, दोनों यहाँ पे बराबर रहेंगे। इस बात का कोई डिफरेंस नहीं लिया जा सकता कि यहाँ पे ही यूज हुआ है। तो सेक्शन 8 में याद रखें ही जो है वो मैन और वुमेन दोनों के लिए यूज हुआ है, मेल और फीमेल के लिए। अभी बात कर लेते हैं हम सेक्शन 9 की नंबर की, यानी कि एक चीज होती है सिंगुलर, एक होती है प्लूरल। मान लीजिए कहीं पे वर्ड यूज हुआ है ऑफेंस, और आप कहेंगे यहाँ पे तो ऑफेंस लिखा है तो इसको मल्टीपल ऑफेंस की पनिशमेंट नहीं दे सकते, ऑफेंसेस नहीं लिखा है। ऐसा नहीं होगा। ऑफेंस और ऑफेंसेस, ऑफेंसेस और ऑफेंस दोनों को सेम सेंस में लिया जाएगा अनलेस द कॉन्ट्रेरी अपीयर्स फ्रॉम कंटेक्स्ट। वर्ड इंपोर्टिंग द सिंगुलर नंबर इंक्लूड द प्लूरल नंबर, यानी कि सिंगुलर नंबर आपका प्लूरल नंबर को इंक्लूड करता है। एंड वर्ड्स इंपोर्टिंग द प्लूरल नंबर इंक्लूड द सिंगुलर नंबर, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया ऑफेंस इज इक्वल टू ऑफेंसेज, ऑफेंसेज इज इक्वल टू ऑफेंस। तो सिंगुलर प्लूरल के बेस पे आप इसमें कोई वो नहीं कर सकते हैं। अभी हम बात करेंगे सेक्शन 10 की। अभी हमने सेक्शन 8 में बात की थी जेंडर की, सेक्शन 10 बात करेगा मैन और वुमेन के बारे में। देखिए मैन डिनोट्स अ मेल ह्यूमन बीइंग, सीधी सी बात है। मैन कौन होता है भाई, मेल ह्यूमन बीइंग। बायोलॉजिकली जो मैन है वो मेल है, उसको हम मैन कहेंगे, वो चाहे किसी भी एज का हो। और जो वुमेन वर्ड है वो डिनोट करता है कोई भी ऐसी लेडीज जो बायोलॉजिकली फीमेल है उसको हम वुमेन कहेंगे, लेट इट बी एनी एज। देखिए यहाँ क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है कि वुमेन, आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई क्या 12 साल की एक लड़की है वो वुमेन की डेफिनेशन में आएगी? तो लोगों को लगता है कि भाई वो तो मेजर नहीं है, तो 16 ईयर्स माइंड में आता है, किसी के 18 ईयर्स माइंड में आता है, और उसे लोग गलत टिक कर देते हैं। कोई भी वुमेन या कोई भी मैन, आप इसको याद रखना, यहाँ पे लिखा है बीइंग ऑफ एनी एज। जैसे ही बच्चा पैदा हो जाता है पता लग जाता है कि वो मेल है कि फीमेल है, वहीं से वो मैन या फिर वुमेन की डेफिनेशन में आ जाता है। जिस दिन से पैदा हुआ उसी दिन से लेके जैसे ही आपको पता लगे कि वो मेल है या फीमेल है, वो उसी दिन से आ जाता है मैन और वुमेन के। यहाँ एक चीज और आपको बता दूं कि जो चाइल्ड इन दी वोम्ब ऑफ मदर, माँ के गर्भाशय में जो बच्चा रहता है, गर्भ में जो बच्चा है, वो इस सेक्शन की डेफिनेशन में नहीं आता है, वो सेक्शन 11 में आएगा, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। अब यहाँ एक मैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करना चाहूंगा। डियर लीगल एस्पिरेंट्स, यहाँ पे अपना पेन और पेपर नोट कर लें। अगर आप फ्री नहीं हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को बाद में देखें, यहाँ इसको पॉज कर दें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बताने जा रहा हूँ, इसको अपने नोट्स में पक्का नोट कर लें, बेर एक्ट में भी लिख लें। जैसे भी आप अपने नोट्स बनाते हैं इस चीज़ को रिमेंबर रखें। देखिए हम बात करने वाले हैं थर्ड जेंडर की। 2014 से पहले सेक्शन 10 में सिर्फ मैन और वुमेन के बारे में बताया गया था। थर्ड जेंडर के बारे में बात आई, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एक रिट पेटिशन डाली गई, जो टीजी कम्युनिटी होती है, ट्रांसजेंडर्स की कम्युनिटी है, ठीक है,
तो उनके लिए, किन्नरों के लिए भी भाई उनके भी राइट होने चाहिए, दे आर आल्सो ह्यूमन बीइंग। तो उसके लिए एक रिट पेटिशन फाइल हुई यहाँ पे, रिट पेटिशन नंबर 400 2012 में, और 2014 में इसको डिसाइड किया गया, और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे गाइडलाइंस इशू कर दी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए और स्टेट गवर्नमेंट के लिए। उसमें एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जारी किया गया कि इन लोगों को भी उतना ही राइट मिलना चाहिए जितना किसी आम इंसान को मिलता है। दे आर आल्सो द पार्ट ऑफ द सोसाइटी। तो सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन टीजी कम्युनिटी ने वेलकम किया था। आप देख सकते हैं दे आर सेइंग थैंक यू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो इनको भी राइट्स मिले थे। आपको ध्यान होगा अभी एक टीजी कम्युनिटी से एक आईएएस में सिलेक्ट हुए थे। तो वैसे भी फ्रेंड्स, हर ह्यूमन बीइंग को अपना पूरा अधिकार है जीने का, सभी सोसाइटी का पार्ट है। ये एक बायोलॉजिकल अलग फैक्टर्स हो सकते हैं कि कौन क्या है, उस चीज़ पर नहीं जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट का बड़ा वेलकम डिसीजन था ये। इस केस को आप पक्का पढ़ें, इसमें काफ़ी सारी गाइडलाइन दे रखी हैं, उनको पढ़ें। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, स्पेशली मेंस के लिए भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अभी हम बात करेंगे सेक्शन 11 की, कि पर्सन क्या होता है। द पर्सन इंक्लूड्स एनी कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। चाहे वो इनकॉर्पोरेटेड है या नहीं है, ये मैटर नहीं करता है। कोई भी कंपनी, एसोसिएशन और बॉडी और पर्सन, इन सबको पर्सन की डेफिनेशन में लिया गया है। देखिए, अभी एक अनबॉर्न चाइल्ड की हम बात करते हैं, हम पहले बात की थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1966 में एक केस था, जब्बर वर्सेस स्टेट। तो इलाहाबाद कोर्ट ने यहाँ पे कहा था कि एन अनबोर्न चाइल्ड विद इन वॉर्म ऑफ द मदर इज अ पर्सन ऑफ इट्स बॉडी इज डेवलप्ड सफिशिएंटली टू मेक इट पॉसिबल टू कॉल इट अ चाइल्ड। यानी कि देखिए, जब आप मिसकैरेज ऑफ चाइल्ड पढ़ते हैं 312 से लेकर 318 तक, तो वहाँ भी आप ये चीज़ देखेंगे कि हम बोलते हैं कि मदर शुड बी कैरिंग, वुमेन कैरिंग जब बोला जाता है, जब बच्चा मूवमेंट करने लगता है, फोटस से चाइल्ड में कन्वर्ट हो गया, उसकी बॉडी डेवलप होने लगी है, तो वहाँ पे उस अनबॉर्न चाइल्ड को पर्सन की डेफिनेशन में लिया जाएगा। और जैसे ही वो पैदा हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन हिज और हर बायोलॉजिकल कंडीशन कि भाई वो मेल है कि फीमेल है, उसको हम सेक्शन 10 की डेफिनेशन में ले लेते हैं, मैन या वुमेन में। इसीलिए बोला जाता है कि मैन और वुमेन ऑफ एनी एज, वहाँ पे एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम सेक्शन 12। सेक्शन 12 बात करता है पब्लिक की। पब्लिक का मतलब है कि कोई भी क्लास, एनी क्लास ऑफ द पब्लिक और एनी कम्युनिटी, कोई भी कम्युनिटी है या कोई क्लास है जो एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में रहते हैं, उन्हें भी पब्लिक कहा जाता है। इसमें कोई लोकेलिटी है तो वो भी पब्लिक में काउंट होगी। ये कहाँ बताया गया है, केस लो है हरनंदन लाल वर्सेस राम फलक महतो, 1939 का केस है। यहाँ पे कोर्ट ने कहा था अ क्लास और कम्युनिटी रिजाइडिंग इन ए लोकेलिटी मे कम इन द टर्म पब्लिक। तो ये केस लॉज भी इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको नोट करते हुए चलिए, अपने बेर एक्ट में लिख लें इन चीज़ों। आगे चलते हैं। देखिए, ये क्या है, ब्रिटिश इंडिया था पहले, हम सब ब्रिटिश इंडिया के अंडर में थे। तो ब्रिटिश इंडिया वालों ने आईपीसी बनाई अंग्रेजों ने थी। 1860 में लॉर्ड मैकॉले ने इसको बनाया था। हालांकि आईपीसी के फोर्स में आने से पहले ही मैकॉले साहब निकल लिए थे। तो देखिए, कुछ ऐसे कानून थे भी जो अंग्रेजों ने बनाए, उन्हें हम क्यों रखेंगे, उनको हमने रिपील कर दिया गया है। सेक्शन 13 को रिपील किया, जो क्वीन को डिफाइन करता था। भाई क्वीन इंडिया में तो होती नहीं है, ठीक है, हम तो गणतंत्र देश है, रिपब्लिक कंट्री है, हमें क्वीन नहीं चाहिए, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। सेक्शन 15 बात करता था ब्रिटिश इंडिया की। अब आज़ाद हो गए तो ब्रिटिश इंडिया रहा ही नहीं, हमने उसको भी रिपील कर दिया है। सेक्शन 16 जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उस टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में जो इंडिया थी, उसको भी रिपील कर दिया गया। तो 3 सेक्शन रिपील हुए हैं यहाँ पे, सेक्शन 13, 15 और 16। टाइम टू टाइम हम देखते रहेंगे जो जो रिपील हुए हैं, इनको भी नोट डाउन करते हुए चलें, जिससे आपको पता रहे कि भाई ये रिपील हुए हैं। सेक्शन 14 यहाँ बात करेगा सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट। आपने देखा होगा ऑफिस में भी गवर्नमेंट के सर्वेंट बैठे रहते हैं जो गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। तो जो गवर्नमेंट सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट है, इसको डिफाइन किया गया सेक्शन 14 में। इट डिनोट्स एनी ऑफिसर और सर्वेंट कंटिन्यूड अपॉइंटेड और एम्प्लॉयड इन इंडिया अंडर द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट। भाई जो सरकारी नौकरी करता है वो सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट। अभी देखिए सेक्शन 17, हम 14 से 17 पे क्यों आ गए, क्योंकि देखिए 13, 15 और 16 रिपेल हो गए थे, हमने प्रीवियस स्लाइड्स में इसको देख लिया है। तो अभी सेक्शन 17 की बात करते हैं।
तो गवर्नमेंट यहाँ पे क्या कहती है कि द वर्ड गवर्नमेंट डिनोट्स द सेंट्रल गवर्नमेंट और द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। भाई माय गवर्नमेंट, मेरी सरकार, मोदी जी की सरकार चल रही है आजकल, आपने देखा होगा। तो गवर्नमेंट का कहना है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है। गवर्नमेंट को हम कहाँ पढ़ेंगे? सेक्शन 54 55 में जब हम कम्यूटेशन ऑफ दी डेथ इम्प्रिजनमेंट एंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट पढ़ते हैं, तो वहाँ पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यूज हुआ है वर्ड। तो गवर्नमेंट क्या होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है। उसके बाद सेक्शन 18 क्या कहता है? ये इंडिया को डिफाइन करता है। इंडिया की डेफिनेशन जो है यहाँ पे दी गई है। देखिए, इंडिया को आपकी आईपीसी में डिफाइन किया गया है। कहाँ पे? सेक्शन 18 में। कहाँ पे? आईपीसी की बात हम कर रहे हैं। और अब देखिए दूसरे क्लॉज भी देख रहे हैं। सीआरपीसी में जो आप जाएंगे तो सेक्शन 2F में इंडिया को डिफाइन किया गया है। जब सीपीसी की बात करेंगे, सीपीसी में सेक्शन 27B में, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में तो आपको पता ही है कि आर्टिकल 1 ने आपको इंडिया को डिफाइन किया है। तो इंडिया की डेफिनेशन में कहाँ कहाँ मिलती हैं ये आप नोट कर लें साथ में। आईपीसी की बात करें तो सेक्शन 18, सीआरपीसी की बात करें तो सेक्शन 2F, सीपीसी की बात करें तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 सब सेक्शन B, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 1 में यहाँ डिफाइन किया गया हमारे इंडिया को। तो इंडिया की डेफिनेशन कहाँ कहाँ ये आपने देख ली। जब भी आपको ऐसी डेफिनेशन देखते हैं जो दूसरे बेरेक्ट में दी गई है, तो उसको साथ साथ नोट कर लें, इससे चीज़ें कोरिलेट हो जाती हैं आपकी। तो इंडिया जो है वो टेरिटरी ऑफ इंडिया है। आपने देखा वो बेरेक्ट में लिखा है एक्सक्लूडिंग टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देखिए ये जब था जब जम्मू एंड कश्मीर जब स्टेट हुआ करता था, ये तब की बात है। अभी 2019 में रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 2019 एक्ट नंबर 34, इसके आने के बाद वहाँ पे दो यूनियन टेरिटरी बन गई हैं, JNK एंड लद्दाख। तो अभी हमारे पास पूरा इंडिया हमारा, जो आपको मैप में दिख रहा है, ये पूरा इंडिया हमारा है। अभी बात कर लेते हैं हम सेक्शन 19 की। देखिए सेक्शन 19 डिफाइन करेगा जज को। द वर्ड जज डिनोट्स नॉट ओनली एनी पर्सन हु इज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज ए जज। हम जज के बारे में देखिए जनरली क्या थॉट रखते हैं? हमें लगता है कि जज वही व्यक्ति है जो कोर्ट में बैठा है, और जिसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एक जुडिशियल ऑफिसर बनने के लिए, उन्हीं को जज कहा जाता है। ऐसा नहीं है। बट ऑल्सो एवरी पर्सन हु इज empowered बाई लॉ टू गिव इन एनी लीगल प्रोसीडिंग, सिविल और क्रिमिनल, कोई भी लीगल प्रोसीडिंग हो, सिविल हो या क्रिमिनल हो, और वहां पे वो एक डेफिनेटिव जजमेंट देने की पावर रखता है। और एक ऐसी जजमेंट विच इफ नॉट अपियर्ड अगेंस्ट वुड बी डेफिनेटिव, और a judgment which is confirmed by some other authority would be definitive, or who is one of the body of person, or which body of person is empowered by law to give such judgment। जो जजमेंट देने के लिए ऑथराइज है यहाँ पे, उसी को यहाँ पे क्या माना गया है? जज माना गया है। और अगर मैं सीपीसी की बात करूं, यही हम बात करें आईपीसी की, तो सीपीसी में सेक्शन 2 के सब सेक्शन कौन से में दे रखा है आपको? ये सब सेक्शन 8 में दे रखा है। इंडिया 7B में था, ये सब सेक्शन 2 के, सब सेक्शन 8 में सेक्शन 2 के सीपीसी की अगर हम बात करें, तो वहां भी जज की डेफिनेशन दी गई है। ठीक है, तो जज वो व्यक्ति है जिस किसी को एम्पावर किया गया है। ये बॉब्डे साहब है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो जज उनको बोला जाता है जो एम्पावर किए जाते हैं, जो कोई जजमेंट देने के लिए। एक इलस्ट्रेशन देखिए यहाँ पे दिया गया है, कलेक्टर एक्सरसाइजिंग जुरिडिक्शन इन सूट अंडर एक्ट 10 ऑफ 1859। वो क्या है? जज है। कोई भी मैजिस्ट्रेट एक्सरसाइजिंग जुरिडिक्शन रिस्पेक्ट ऑफ अ चार्ज ऑन विच ही हैज पावर टू सेंटेंस टू फाइन और इम्प्रिजनमेंट। किसी भी मैजिस्ट्रेट के पास जो अपने अक्षेत्राधिकार का भी प्रयोग कर रहा है, उसके द्वारा वो किसी को सजा दे सकता है, जुर्माना लगा सकता है, चाहे वो अपील के साथ हो या विदाउट अपील हो, वो जज है। कोई भी मेंबर ऑफ पंचायत विच हैज ए पावर अंडर रेगुलेशन 7 ऑफ 1860 मद्रास कोड। यहाँ ध्यान दीजिए, पूरे इंडिया की बात नहीं हो रही यहाँ पे, ये मद्रास कोड की बात हो रही है कि मद्रास कोड के अंदर कोई भी अगर मेंबर ऑफ द पंचायत है और उसको कोई सूट ट्राई करने के लिए, कोई वाद को मतलब ट्रायल चलाने के लिए अथॉरिटी दे रखा है एज पर दी मद्रास कोड रेगुलेशन 7 ऑफ 1816,
वो जज की डेफिनेशन में आता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो इसको नोट कर लें, ये कई बार आपका पूछा जाता है। ठीक है, कई बार क्वेश्चंस में आता है कि क्या मेंबर ऑफ द पंचायत जो है वो नीचे डेफिनेशन दे देगा, 2-4 स्टेटमेंट उनमें लिखेगा मद्रास कोड, तो वो क्या होगा, वो जज की डेफिनेशन में आ जाएगा। कोई मैजिस्ट्रेट जो है जो एक्सरसाइजिंग जुरिडिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ ए चार्ज ऑन विच ही हैज पावर ओनली टू कमिट फॉर ट्रायल टू अनदर कोर्ट इज नॉट अ जज। मान लीजिए कोई मैजिस्ट्रेट साहब हैं, उनके पास जो है भाई किसी भी चार्ज के रिस्पेक्ट में जो है उनके पास पावर है सिर्फ ट्रायल करने के लिए, जजमेंट देने के लिए नहीं। तो यहाँ पे कहने की बात ये है, ओवरऑल की जो जजमेंट दे सकता है वही जज है यहाँ पे। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा डेफिनेशंस। अभी देखिए कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करते हैं। कोर्ट ऑफ जस्टिस भी एक जज को डिनोट करता है, हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशियली अलोन, जो जुडिशियली एक्ट कर सकता है अकेला। और बॉडी ऑफ जजेस, आपने बेंच सुनी होंगी, जजेस की बेंच होती है ना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, ये उनकी बात कर रहा है। विच इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशियली एज ए बॉडी when such judge or body of judge is acting judicially। ठीक है, यहाँ जो पंचायत के बारे में हमने बात की थी मद्रास कोर्ट के, वहां भी उसको कोर्ट ऑफ जस्टिस बोला जाएगा अगर वो कोई ट्रायल चलाते हैं तो। ठीक है, सबसे बड़ा कोर्ट ऑफ जस्टिस हमारे इंडिया में कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। अभी एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन यहाँ बात करेंगे हम, सेक्शन 21 पब्लिक सर्वेंट। देखिए पब्लिक सर्वेंट किसे कहा जाता है, देखिए सारे जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं वो सभी पब्लिक सर्वेंट नहीं होते हैं, और सभी पब्लिक सर्वेंट जो है गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होते हैं। इसको दो ग्राफ से समझते हैं छोटे से। मान लीजिए ये सारा जो है ये सब आपके गवर्नमेंट सर्वेंट है, जो हमने कहाँ पढ़ा अभी, सेक्शन 14 में हमने पढ़ा है। और भाई ये जो लोग हैं आपके, ये आपके हैं पब्लिक सर्वेंट। ये हमने कहाँ पढ़ा अभी, ये हम अभी पढ़ ही रहे हैं, अभी पढ़ा कहाँ, अभी तो हम इसको पढ़ रहे हैं। तो ये कहाँ है, सेक्शन 21 में है। तो जो है कुछ ऐसे होंगे जो गवर्नमेंट सर्वेंट में भी आएंगे और पब्लिक सर्वेंट में भी आएंगे। तो भाई ऐसे कौन होंगे, इसके लिए सेक्शन 21 में टोटल 12 क्लॉजेज दिए गए हैं, 12। ठीक है, तो इन 12 क्लॉज में जो आ जाता है वो आपके पब्लिक सर्वेंट कहलाएंगे। इसमें जो सबसे पहला जो क्लॉज था फर्स्ट वाला, वो ओमिट हो गया है 1950 में। ठीक है, तो पब्लिक सर्वेंट कौन आएगा, जो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन जो दिए गए हैं, 12 कैटेगरीज जो दी गई हैं, जो उनमें फॉल करेगा वो आपका पब्लिक सर्वेंट होगा। तो फर्स्ट वाला तो ओमिट हो गया अभी, तो कितने बच गए, 11 बच गए। तो सेकंड कौन होगा, जितने कमीशन अफसर हैं इन मिलिट्री नेवल एयरफोर्स ऑफ इंडिया, जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, जो हमारे देश को प्रोटेक्ट करते हैं, वो सारे पब्लिक सर्वेंट हैं। सबसे पहले देखिए उन्हीं को लिया गया है, क्योंकि विदेश के सबसे पहले पब्लिक की केयर करने वाले कौन है एनिमीज से, वो हमारे कमीशन ऑफिसर हैं जो मिलिट्री नेवल और एयरफोर्स में है। दूसरा यहाँ पे थर्ड जो दिया गया है, थर्ड कहता है कि एवरी जज, हर एक जज, इंक्लूडिंग एनी पर्सन एम्पावर्ड बाय लॉ टू डिस्चार्ज, यहाँ पे जो हम पंचायत मेंबर की जो बात कर रहे थे वो भी यहाँ पे आ जाता है मद्रास कोड के अकॉर्डिंग, whether by himself or as a member of any body or person or any adjudicatory function। भाई जितने जजेज हैं, हम जिस चीज़ के लिए आप मेहनत करो, भविष्य के आप सब जज हैं, जुडिशियल अफसर्स हैं, तो आप किस में आ जाते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं फोर्थ। देखिए फोर्थ क्या कहता है कि एवरी ऑफिसर ऑफ ए कोर्ट ऑफ जस्टिस, कोर्ट ऑफ जस्टिस अभी हमने पढ़ा है सेक्शन 20 में। तो भी जो भी कोर्ट के ऑफिसर्स होते हैं, इंक्लूडिंग द लिक्विडेटर, रिसीवर और कमिश्नर, ठीक है, ये सभी लोग भी जो है पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में आते हैं, जिनकी ड्यूटी क्या होती है, एज ए ऑफिसर टू इन्वेस्टिगेट और रिपोर्ट ऑन एनी मैटर ऑफ लॉ और फैक्ट, टू मेक ऑथेंटिकेट or keep any document, or to take charge or dispose of any property, to execute any judicial process, to administer any oath, or to interpret or to preserve order in court, and every person specially authorized by a court of justice to perform any of such duty। देखिए जो भी न्यायालय के अंदर जितने भी लोग काम करते हैं, जो किसी न्यायिक प्रक्रिया में भाई वहाँ पे किसी न किसी तरह से इन्वॉल्व है, वो सारे लोग भी पब्लिक सर्वेंट में आते हैं क्लॉज 4 के हिसाब से। अभी फिफ्थ में हमारा किसकी बात करता है, एवरी जूरीमैन, एसेसर और मेंबर ऑफ ए पंचायत असिस्टिंग कोर्ट ऑफ जस्टिस। देखिए कोई ऐसा जूरीमैन है, कोई असेसर होते हैं जो किसी असेसमेंट के लिए कोर्ट जिनको भी थ्रू कमीशन अपॉइंट करता है,
पंचायत के जो मेंबर हैं, जो कोर्ट ऑफ जस्टिस को क्या कर रहे हैं, असिस्ट कर रहे हैं या पब्लिक सर्वेंट को असिस्ट कर रहे हैं, वो लोग भी आपके पब्लिक सर्वेंट कैटेगरी में आ जाएंगे। सिक्स्थ यहाँ पे बात करेगा कि जो भी आर्बिट्रेटर है भाई, जो आपका समझौता कराने वाला, जो एडीआर में बैठा है, और अदर पर्सन हुम एनी कॉज ऑफ मैटर हैज बीन रेफर्ड फॉर डिसीजन और रिपोर्ट बाय एनी कोर्ट ऑफ जस्टिस और बाय एनी अदर कंपिटेंट पब्लिक अथॉरिटी, जो आर्बिट्रेटर रहेंगे वो भी आपके पब्लिक सर्वेंट होंगे। सेवंथ यहाँ बात करेगा, एवरी पर्सन हु होल्ड एनी ऑफिस बाय virtue ऑफ विच ही इज empowered टू टेक प्लेस और कीप एनी पर्सन इन कन्फाइनमेंट। जितने पुलिस वाले आ गए भाई, जिनको दिया गया हो किसी को अरेस्ट कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, वो सब भी कहाँ आ जाते हैं, पब्लिक सर्वेंट हैं आपके। अभी एट्थ की बात करते हैं कि जो एवरी ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट हुज ड्यूटी इट इज एज सच ऑफिसर टू प्रिवेंट ऑफेंसेस, भाई जो भी देखिए आपका सीबीआई है, नारकोटिक्स वाले हैं, जो ऑफेंसेस को रोकने के लिए हैं, एक्साइज वाले हैं, ठीक है, तो ये सब लोग भी जो हैं किस में आते हैं, जो पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी और कन्वीनियंस का ख्याल रखते हैं, ये सारे लोग भी आपके पब्लिक सर्वेंट हैं। नाइन्थ बात करेगा कि एवरी ऑफिसर हुज ड्यूटी इट इज एज सच ऑफिसर टू टेक, रिसीव, कीप और एक्सपेंड एनी प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। एनएचआई है भाई, जो आपकी जमीनें लेता है गवर्नमेंट के बिहाफ पे, रोड्स बनाता है, और टू मेक एनी सर्वे, जो सर्वे करता है, असेसमेंट करता है, कॉन्ट्रैक्ट लेता है गवर्नमेंट के बिहाफ पे, कोई रेवेन्यू प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराता है, इन्वेस्टिगेट करता है, रिपोर्ट करता है, ठीक है। कोई भी ऐसा जो पिक्यूनरी इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि आपकी सरकार के आर्थिक, और टू मेक, ऑथेंटिकेट और कीप एनी डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू द पिक्यूनरी इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट, और प्रिवेंट द इंट्रैक्शन ऑफ द लॉ, इन्फ्रैक्शन ऑफ द लॉ ऑफ एनी लॉ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द पिक्यूनरी इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के पिक्यूनरी इंटरेस्ट के लिए जितने लोग काम करते हैं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट लें, चाहे वो एसेसर हों, चाहे वो कुछ भी हों, सर्वे करने वाले हों, गवर्नमेंट के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हों, तो वो सब लोग भी जो है पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आ जाएंगे। टेंथ आपका बात करेगा कि एवरी ऑफिसर हुज ड्यूटी इट इज एज सच ऑफिसर टू टेक, रिसीव, कीप और एक्सपेंड एनी प्रॉपर्टी और मेक सर्वे और असेसमेंट, टू लेवी एनी रेट और टैक्स फॉर एनी सेकुलर कॉमन पर्पज ऑफ एनी विलेज। देखिए ये भी बिल्कुल नाइन से रिलेटेड है आपका। यहाँ पे क्या आ जाता है, जहाँ पे उसका कॉमन पर्पज है किसी भी गांव के लिए, शहर के लिए, किसी जिले के लिए, टू मेक, ऑथेंटिकेट और कीप एनी डॉक्यूमेंट फॉर ascertaining of the rights of the people of any village, town और district, वो भी आपका पब्लिक सर्वेंट है। 11th कहता है कि एवरी पर्सन हु होल्ड एनी ऑफिस इन द virtue बाय ऑफ विच ही इज empowered टू प्रिपेयर, पब्लिश, मेंटेन, रिवाइज इलेक्टोरल, भाई जो आपके चुनाव आयोग के लोग हैं, ठीक है, जो इलेक्शन कराने, कंडक्ट कराते हैं, कोई पार्ट ऑफ एन इलेक्शन कराते हैं, वो सब भी क्या है, ये देखिए इलेक्शन कमीशन के लोग किस तरह से पब्लिक सर्वेंट हैं, आपके सेक्शन 21 की 11th जो क्लॉज है उसकी वजह से। अभी लास्ट आता है 12th की भी, एवरी पर्सन, अभी इसने यहाँ पे एक निचोड़ दे दिया कि इन द सर्विस और पे ऑफ द गवर्नमेंट और रिम्यूनरेटेड बाय फी और कमीशन फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एनी पब्लिक ड्यूटी। भाई सरकार ने किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो पब्लिक ड्यूटी कर रहा है और सरकार उसको भाई पेमेंट दे रही है, कुछ कमीशन दे रही है, कुछ भी जैसे दे रही है, तो वो आपका क्या है, पब्लिक अफसर है। भाई कोई भी ऐसा व्यक्ति जो सर्विस और पे ऑफ ए लोकल अथॉरिटी ऑफ कॉर्पोरेशन स्टेब्लिश्ड भाई अंडर सेंट्रल प्रोविंशियल और स्टेट एक्ट और ए गवर्नमेंट कंपनी। अब भाई भेल है, चेल है, ये सारी क्या गवर्नमेंट कंपनीज हैं, तो जो आपका कंपनी एक्ट है 1956 उसके सेक्शन 617 में बताया गया है, तो ये सभी लोग जो उनमें काम कर रहे हैं ये भी आपके पब्लिक सर्वेंट रहेंगे। अभी हम कुछ इलस्ट्रेशन देखते हैं पब्लिक सर्वेंट से रिलेटेड। देखिए जो म्युनिसिपल कमिश्नर है वो आपका क्या है, पब्लिक सर्वेंट है। अब कुछ एक्सप्लेनेशन दी गई है, टोटल 3 यहाँ पे। देखिए कुछ लोग कहते हैं कि आप बिल्कुल बेयर एक्ट की डेफिनेशन लैंग्वेज लिखते हैं, बेयर एक्ट की लैंग्वेज में इसलिए लिखता हूँ सो दैट कि इनको मैं वर्बली एक्सप्लेन करता हूँ एक सिंपल लैंग्वेज में। अगर मैं इसको छोटी छोटी चीज़ों में लिख दूँ, मैं लिख सकता हूँ वैसे, लेकिन उससे क्या है, आपके डाउट जब आप बेयर एक्ट पढ़ेंगे तो आप कहीं ना कहीं डाउट में आ जाएंगे। लेकिन जब आप स्लाइड देख लेते हैं विद दी फुल कंटेंट ऑफ द बेयर एक्ट, तो आपका कन्फ्यूजन पूरी तरह से दूर हो जाता है, और जब आप जब पढ़ते हैं अपने बेयर एक्ट को तो उसका फुल रिविजन होता है आपको।
तो पहले आप वीडियो देखिए, पहले आप, मैं तो कहता हूँ पहले आप डायरेक्ट पढ़िए, फिर आप वीडियो देखिए, फिर आप डायरेक्ट पढ़िए, तो इससे वो चीज़ें आपको बिल्कुल कंठस्थ हो जाएंगी और आपके एग्जाम में आपकी बहुत हेल्प करेंगी। चलिए बैक टू द टॉपिक। एक्सप्लेनेशन 1 हमारी कहती है यहाँ पे कि द पर्सन फॉलोइंग अंडर एनी ऑफ द अबो डिस्क्रिप्शन, जो हमने 12 डिस्क्रिप्शंस पढ़े हैं उनमें जितने भी लोग आते हैं वो पब्लिक सर्वेंट हैं, चाहे उनको गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया हो या नहीं किया हो। पहली बात, आपने जो 12 डिस्क्रिप्शंस पढ़े हैं उनमें जितने भी लोग आते हैं, जो आपने उसमें पढ़ा है, वो सभी पब्लिक सर्वेंट हैं, चाहे उनको गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है या नहीं अपॉइंट किया है। एक्सप्लेनेशन 2 कहती है कि वेर एवर द वर्ड्स पब्लिक सर्वेंट अकर्स, दे शैल बी अंडरस्टूड ऑफ एवरी पर्सन हु इज इन एक्चुअल पोजेशन ऑफ द सिचुएशन ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट, whatever legal defect there may be in his right to hold that situation। भाई अपना पद संभालने के लिए वहां पे कोई लीगलिटी, लीगल इश्यूज हो सकते हैं, वो मैटर नहीं करता है यहाँ पे। वो अगर पब्लिक सर्वेंट की पोस्ट पे है तो वो पब्लिक सर्वेंट है। एक्सप्लेनेशन 3 कहती है जो वर्ड यहाँ पे यूज हुआ इलेक्शन, हमने अभी डिस्क्रिप्शन 11 में पढ़ा था कि जो इलेक्शन करवाते हैं वो भी पब्लिक सर्वेंट होते हैं। ये क्या, कौन सा इलेक्शन डिनोट करता है? ये डिनोट करता है इलेक्शन फॉर द पर्पज ऑफ सिलेक्टिंग मेंबर ऑफ एनी लेजिस्लेटिव, म्यूनिसिपल और द पब्लिक अथॉरिटी और व्हाट एवर करेक्टर, जितने भी इलेक्शन कराता है इलेक्शन कमीशन, वो सभी इसमें इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो आपने तीनों एक्सप्लेनेशन पढ़ी। आई होप यहाँ तक आपको डेफिनेशंस क्लियर हो गई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसके अगले पार्ट में हम सेक्शन 22 से लेकर के आपका मूवेबल प्रॉपर्टी आता है सेक्शन 22 और सेक्शन 52A हार्बर, वहाँ तक की सारी डेफिनेशंस को पढ़ेंगे अच्छे से। तो इसको पार्ट में पार्ट इसलिए बना रहे हैं ताकि थोड़ा सा बोरिंग ना हो और आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए। तो जुड़े रहिए एमके लीगल शिक्षा के साथ और इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और भाई सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। सब्सक्रिप्शन जब बढ़ता है तो वीडियो बनाने का मोटिवेशन भी बढ़ता है उसके साथ साथ। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको आईपीसी के वीडियोस कैसे लगे हैं, कैसी भी आईपीसी की शुरुआत कैसी रही है हमारी, और हम सब मिलकर आईपीसी को और भी अच्छे से कर पाएंगे।